डियर फ्रेंड्स, ये हमारा फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है हमारे पास विद्युत धारा। और विद्युत धारा से हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मतलब हो जाएगा, इसमें आपके पास 2 से 3 डेरिवेशन होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन को उनका डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हमारा ये टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिरोध को प्राप्त कर सकें। वो हमारा प्रतिरोध जो होता है वो हमारे पास ऐसा प्रतिरोध, यानी कि ढेर सारे हमारे पास प्रतिरोध दिए रहेंगे, रेजिस्टेंस ढेर सारे दिए रहेंगे। उनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें जितना ओम चाहिए उतने ओम तक हम अपना अगर प्रतिरोध प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिरोधों का संयोजन होता है। प्रतिरोधों का संयोजन, उपलब्ध प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। ठीक, इसी तरह से यह मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है पार्श्व क्रम संयोजन, जिसे हम समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, इसको हम जब समझेंगे तो हम समझा देंगे इसमें टॉपिक वाइज, पार्श्व क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास नोट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखना है आपको कि धारा और विभवांतर। धारा जो होगा, रास्ता बदलने पर धारा बदलती है, रास्ता बदलने पर धारा बदलती है, रास्ता बदलने पर धारा बदलती है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम समझे यहाँ पर, तो मान लीजिए हमारे पास पानी बहने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ठीक, तो यहां से जितना पानी जाएगा उतना ही पानी यहां से बाहर निकलेगा। ठीक, अब अगर हमने क्या किया कि रास्ता हमने बदल दिया, रास्ता बदल दिया, यानी कि जैसे मानकर चलिए कि हमारे पास इस तरह से है, तो हमने क्या किया, मान लीजिए कि हम रास्ता बदल दिए। अब क्या होगा, रास्ता बदलने पर जैसे पानी हमारे पास पहले क्या, अगर रास्ता एक ही रहेगा तो पानी जितना एक तरफ से जाएगा उतना दूसरी तरफ से निकलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि पानी हमारा इस यहाँ पे आएगा जितना, इसमें से होकर कुछ और निकलेगा, इसमें से कुछ और निकलेगा, यानी अब की बार पानी की धारा क्या हो गई, बदल गई। ठीक उसी तरह से ये हमारे पास धारा होता है। धारा अगर रास्ता समान है तो धारा आई, मतलब प्रतिरोध जैसे R1, R2, R3, R4 है तो उसमें धारा जो है I ही बहता रहेगा। लेकिन अगर जब रास्ता बदल जाएगा धारा वहां पे अलग अलग बहेगी। दूसरा पॉइंट, विभवांतर। विभवांतर का मतलब बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। बिंदु बदलेगा, विभवांतर बदलेगा। रास्ता बदलेगी तो धारा बदलेगा। रास्ता सेम रहेगा तो धारा सेम रहेगी। बिंदु सेम रहेंगे तो हमारे पास, बिंदु अगर सेम रहेंगे तो हमारे पास विभवांतर भी सेम रहेगा। ये दोनों पॉइंट ऐसे हमें समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जब हम चलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन की तरफ, तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे और इसी की हेल्प से आप ये दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो आगे देखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन जो है आपका, 2 संयोजन थे आपके पास, समांतर क्रम संयोजन यानी पार्श्व क्रम संयोजन बोलते हैं उसे, और ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। तो श्रेणी क्रम संयोजन को हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद पार्श्व क्रम संयोजन को समझेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमारे पास, इस संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रमवार जोड़ा जाता है। ठीक, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ये दोनों पॉइंट आप समझ में नहीं आया होगा अभी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। ठीक, ये 3 प्रतिरोध हैं और एक को हम R1 बोल दिए, एक को हम R2 बोल दिए, अगले को हम R3 बोल दिए। ठीक, अब देखो, इस संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रमवार जोड़ा जाता है।
एक के बाद एक क्रमवार जोड़ा जाए, यानी एक लाइन से ये जोड़े जाते हैं। अब ये समझ में आया। इसी तरह से प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखो जैसे ये हमारे पास है ना, तो इस प्रतिरोध के एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर है। ये वाला प्रतिरोध मतलब R1 का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है इधर। R2 का ये पहला सिरा है, R2 का ये दूसरा सिरा है, R3 का ये पहला सिरा है, R3 का ये दूसरा सिरा है। यानी प्रत्येक सिरे का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के, प्रत्येक सिरे का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। यानी इसका दूसरा सिरा इसके पहले प्रतिरोध से जोड़ा गया है। ठीक, यानी हम इसको मान लीजिए बिंदु बोल देते हैं A, ये हमारे पास बिंदु B, और ये हमारे पास बिंदु बिंदु C, और ये हमारे पास बिंदु D। इस तरह से हैं। ठीक, 4 बिंदु बने हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें धारा I प्रवाहित करते हैं, और ये हमारे पास कुंजी हो जाएगी, जिसे हम ऑन करते ही इसमें धारा बहने लगती है। तो ये हमारे पास बना हुआ है। इधर से मान लीजिए धारा I जा रही है और इधर से धारा I आ रही है। अब याद करिए जो हमारा पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था यहाँ पे हमारे पास, कि रास्ता बदलने पर धारा बदलती है। हमने लिखा था कि धारा यानी रास्ता बदलने पर धारा बदलती है, तो रास्ता तो अभी समान है ना, यानी इधर से अगर धारा I गया है तो हमारे पास इधर भी धारा I ही निकलेगा, यानी कि धारा तो समान रहेगा इसमें। ठीक, धारा I हमारा समान रहेगा। यानी दूसरा क्या बोला है कि विभवांतर की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा था बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलते हैं। तो पहला बिंदु क्या होगा, A से B के बीच में पहला बिंदु यानी B होगा, क्या होगा ये V1। बिंदु बदलने पर विभवांतर, पहला बिंदु AB है, दूसरा बिंदु BC है, यानी V2 हो जाएगा, यहां भी विभवांतर बदल जाएगा। बिंदु CD के बीच में V3 है, यहां भी विभवांतर बदल जाएगा। केवल एक ही चीज इसमें सेम है और वो है I। तो इतना मैटर समझ में आया। अब देखिए हमारे पास ये 3 तरह के प्रतिरोध दिए गए हैं। तीनों प्रतिरोध का हम चाहते हैं कि एक ऐसा संयोजन हो जो कि हमारे पास एक ऐसा प्रतिरोध हो जो कि इन तीनों की बराबरी कर सके। तो ऐसा प्रतिरोध हम बनाते हैं इनके कलेक्शन से, और वो कलेक्शन कुछ इस तरह का होगा। ये ठीक, ये और इसमें एक ही प्रतिरोध रहता है जो कि इन तीनों के बराबर रहता है, और उसे हम बोलते हैं R तुल्य प्रतिरोध। 1 मिनट, R तुल्य, ठीक है ना, R तुल्य। थोड़ा समझ जाइएगा, यहाँ पे हम बोल भी रहे हैं, लिख लीजिएगा R तुल्य। इसमें क्या होगा, धारा बिंदु भी एक ही है यानी इस तरह से रहेगा, रास्ता भी एक ही है यानी धारा भी I ही रहेगी। ठीक, इधर से धारा जा रही है, इधर को धारा आ रही है। तो R तुल्य जो है वो इक्वल है R1 R2 R3 के। ठीक, तो अब अगर हम यहां से कंटिन्यू करें अपना डेरिवेशन तो होगा क्या, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है हमारे पास, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, या I बराबर V बाई आर होता है। ठीक, तो यहाँ हम अभी V बराबर आई आर ही लेकर के चलेंगे। ठीक, तो प्रथम प्रतिरोध ये हमारे पास, इसमें प्रथम प्रतिरोध, प्रथम प्रतिरोध के लिए, ठीक, प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए यानी V1 बराबर IR1, V1 बराबर IR1, इसको हम समीकरण 1 बोल देंगे। ठीक, दूसरे प्रतिरोध के लिए
दूसरे प्रतिरोध के लिए। दूसरा प्रतिरोध V2 बराबर IR2, V2 बराबर IR2, और ये हमारे पास समीकरण 2 हो जाएगा। तीसरा प्रतिरोध ये है, तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए तीसरा प्रतिरोध क्या होगा, V3 बराबर IR3, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे हो गए तुल्य प्रतिरोध। ये हमारे पास जो इन तीनों की बराबरी कर सकता है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य R तुल्य प्रतिरोध के लिए। तो हमारे पास R तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या होगा, V बराबर IR तुल्य, V बराबर IR तुल्य, V बराबर IR तुल्य। अब यहां पे क्या होगा हमारे पास, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। अच्छा, चौथा समीकरण बेटा ये हो जाएगा आपका, ये हो गया समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, 1, 2, 3 व 4 से। तो हमारे पास ये जो है R तुल्य बराबर है इन सब के, इन तीनों को जोड़ करके ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम यहां पर देखें तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR तुल्य बराबर V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3, अरे यार IR3। ठीक, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर देखें अब, तो I तीनों में है, तो I को हम कॉमन ले लें, तो IR तुल्य बराबर I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ R है, तो R तुल्य बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। ठीक, तो यही आपको डिराइव करना था। या N प्रतिरोध के लिए, N प्रतिरोध के लिए, N प्रतिरोध के लिए क्या होगा, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस RN। ये हो जाएगा। ठीक, कुछ इसमें पॉइंट ये होंगे, कुछ पॉइंट क्या होंगे उनको हम लिख दे रहे हैं आपका। जैसे पॉइंट हो गया आपका, सभी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा जो होती है समान होती है ना, जितने भी प्रतिरोध हैं
उन सब में धारा क्या होगी, समान होगी। यानी यहाँ पहला पॉइंट, सभी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध संयोजन प्रतिरोध में, यानी कि R1, R2, R3, Rn में जितने भी प्रतिरोध होंगे उनमें से जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उससे भी बड़ा ये तुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो R तुल्य प्रतिरोध R तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जोड़े गए बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा प्रतिरोध होता है। R तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जोड़े गए बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा प्रतिरोध होता है, से भी बड़ा प्रतिरोध होता है। ठीक, अभी अगर ना समझ में आया हो तो हम यहाँ पे R तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जोड़े गए बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा प्रतिरोध होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसे अगर हम दे दिए आपको कि मान लीजिए कि 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 2 ओम, ये श्रेणी क्रम में है R1, R2, R3। तो इनका जो R तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 5, 6, 5, 11, 11, 2, 13 ओम। तो ये R तुल्य हो जाएगा, R तुल्य। अब इस कंडीशन में अगर R तुल्य हमारे पास 13 ओम आ गया है तो 13 ओम देखिए, इनमें जो हमारे पास R1, R2, R3 की जो वैल्यू दिया हुआ है सबसे बड़ा कौन है, 6 ओम है। तो 6 ओम से भी बड़ा R तुल्य का मान आया है। तो वही ये दूसरा पॉइंट यही कहना चाहता है। पहला पॉइंट तो ये है कि सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा समान होगी, यानी जितने भी प्रतिरोध होंगे सब में प्रवाहित धारा I यानी समान होगी। दूसरा जो है, दूसरे के लिए ये हमने उदाहरण लिया आपको, यानी R1, R2, R3, R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर 2 ओम। इस तरह से हमारे पास प्रतिरोध का अगर हम संयोजन करते हैं तो जो R तुल्य आता है उनमें ये जोड़े गए सभी प्रतिरोधों में से R तुल्य सबसे बड़ा होता है। ठीक, इसी तरह हमारे पास अब पार्श्व क्रम संयोजन होगा, इसको नोट कर लीजिए, तब उसके बाद उसको हम कंटिन्यू करें। ठीक, पार्श्व क्रम संयोजन जो है आपका, श्रेणी क्रम संयोजन हम समझ चुके हैं। अब हमारे पास ये पार्श्व क्रम संयोजन जिसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पिछला वाला जो था वो सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन को समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, तो इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस में जुड़े होते हैं तथा इसी तरह से दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े होते हैं। ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये नहीं समझ में आया होगा। अब देखो, बात ये है, हमारे पास कुछ प्रतिरोध हैं, जैसे एक प्रतिरोध ये है और दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है।
अब समझ में आया? इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस में जुड़े हैं, यानी ये सिरा आपस में जुड़ा है, दूसरे सिरे भी इसी तरह से आपस में जुड़े हैं, यानी ये मान लीजिए x पे जुड़ा है, ये y पे जुड़ा है। ठीक, अब इनमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से, अरे यार, अगर हम इसमें अब धारा प्रवाहित कर दें तो हमारे पास देखने को क्या मिलेगा, धारा प्रवाहित कर दें अगर, तो धारा प्रवाहित करते ही क्या होगा, धारा यहां से जाएगी, अगर मान लीजिए धारा इस तरह से जा रही है तो यहां पर तो धारा आई रहेगी। ठीक, इस जगह पे धारा आई रहेगी, लेकिन जैसे ही x को क्रॉस करेगी वैसे ही इस 3 रास्तों में ये बंट जाएगी धारा। अब क्या हुआ, रास्ता बदल गई, और रास्ता बदल गई तो धारा बदल जाएगी। तो धारा जब बदल जाएगी तो इसमें I1 धारा जाएगी, और इसमें I2 धारा जाएगी, इसमें I3 धारा जाएगी। 3 रास्ते हैं, मतलब तीनों में धारा अलग अलग जाएगी, और इन जब इसमें जाएगी ना तो बाहर निकलने के बाद फिर से I हो जाएगी, ये भी याद रखिए। ठीक है ना, तो ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, और ये प्रतिरोध R3 है। इस कंडीशन में हमारे पास बिंदु जो होगा वो समान होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बिंदु सेम होने की वजह से ये भी V होगा, ये बिंदु समान होने की वजह से यहाँ भी V होगा, और यहाँ पर बिंदु समान होने की वजह से ये भी सेम होगा। यानी इसमें क्या होगा, विभवांतर हमारे पास सेम रहेंगे, विभवांतर हमारे पास वो कॉमन रहेगा तीनों में। अब इसी का एक दूसरा रूप हमारे पास तुल्य प्रतिरोध बनेगा, इसका भी। तुल्य प्रतिरोध जब हम बनाएंगे इसका, तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध ये R, तुल्य प्रतिरोध जब बनेगा तो R तुल्य होगा, और इसमें रास्ता बिंदु भी एक ही है और रास्ता भी एक है, तो ये हमारे पास इस तरह से रहेगा। अब ये हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है वो इसके बराबर है। ठीक, अब हम यहां से शुरू करते हैं डेरिवेशन इसका ओम के नियम से। ओम के नियम से, ठीक, ओम के नियम से हमारे पास क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR होता है तो हम I बराबर क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। V अपॉन R, ठीक है। ये तो हम यहां पे प्रथम प्रतिरोध के लिए प्रथम प्रतिरोध हमारे पास क्या निकल के आएगा, I1 बराबर V बाई R1। हम इसी पर ये वैल्यू पुट करेंगे, I के लिए I1, V के लिए V ही रहेगा, और ये हमारे पास R की जगह पे R1, और ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, I2, ये हमारे पास दूसरा प्रतिरोध है, I2 बराबर V बटे R2, और ये हमारे पास समीकरण 2 हो जाएगा। तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V बाई R3, और ये हमारे पास समीकरण 3 हो गया। इसी तरह से R तुल्य प्रतिरोध के लिए, R तुल्य
प्रतिरोध के लिए, आर तुल्य प्रतिरोध के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास, अरे यार, आई बराबर V बटे आर तुल्य, और ये हमारे पास समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहां पे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से ठीक, अरे यार, चार से, तो समीकरण हमारे पास 1, 2, 3, 4 से, तो I बराबर है I1, I2, I3 के, क्योंकि ये जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध है वो इसके बराबर है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर, I की जगह हम क्या कर सकते हैं, I की जगह पे V अपॉन R, V बटे R तुल्य इज इक्वल टू I1 के लिए V बाई R1, I2 के लिए V बटे R2, V3 के लिए V बटे R3। ठीक, तो V बाई R तुल्य बराबर V सब में कॉमन है, अरे यार, V सब में कॉमन है, तो V को हम ले लिए कॉमन, तो हमारे पास 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, तो V से V कट जाएगा, तो 1 बटे R तुल्य, एक बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। ठीक, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। N प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे, 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3 प्लस 1 बटे RM, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास रहेगा। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बोले ना, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारे पास लिख लीजिएगा, जगह नहीं लिख देते हम, अब बोल रहे हैं लिख लीजिएगा। इसमें हमारे पास बिंदु समान है, यानी विभवांतर समान रहेगा, बिंदु नहीं बदला है तो विभवांतर भी नहीं बदलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि संयोजन की प्रक्रिया में जोड़े गए प्रतिरोध में सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा प्रतिरोध होता है आर तुल्य का मान। सबसे छोटा प्रतिरोध जो होगा संयोजन प्रक्रिया में जब आप जोड़ेंगे, तो सबसे छोटा जो प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा होगा आर तुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना, तो इसको आप करके देख लीजिएगा। बस इसके लिए इतना ही। आर का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, ओके।